Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing MCQ type questions of the subject Business Environment. जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक MCQ टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ में लेकर आई हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट में, जिसमें हम 400 से ज़्यादा 400 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की MCQ सीरीज़ फर्स्ट के साथ। सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इन विच प्रोडक्शन इंडिया हैज़ अटेंड सेल्फ सफिशिएंसी। इंडिया ने उसके कौन से प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी को अटेंड किया है? फर्टिलाइजर्स, एडिबल ऑयल, पेट्रोलियम, फूड ग्रेन्स। तो इंडिया पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स बनाने में अग्रेसर है, तो फूड ग्रेन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन इन विच ओनली एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस, नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक्स प्लेस, मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल्ड, एक्सचेंज रेट्स आर अंडर अ फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? तो क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो टेक प्लेस नहीं होते। सो ऑप्शन बी, नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट्स टेक प्लेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट शेयर इन इंडियाज नेशनल इनकम इज फ्रॉम। इंडिया की नेशनल इनकम में सबसे लार्जेस्ट शेयर कहाँ से आता है? सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेड सेक्टर। तो इंडिया की जो नेशनल इनकम है उसका लार्जेस्ट शेयर जो है वो है सर्विस सेक्टर से। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पर कैपिटा इनकम इज द हाईएस्ट। इनमें से कौन सी कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो है वो हाईएस्ट है? इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, पाकिस्तान। सो थाईलैंड की पर कैपिटा इनकम जो है वो हाईएस्ट है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एनश्रिंड टू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एज वेल एज वीमेन, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है जो एनश्रिंट नहीं किया गया है? सो ऑप्शन जो सी है, जिसमें हम देखते हैं कि राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एज वेल एज वीमेन, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द सप्लाई साइड मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज curtailing public expenditure, mopping up excess liquidity through taxation, credit control measures of RBI, maintaining price levels through administered price mechanism and effective PDS। अब हमारी जो सप्लाई साइड होती है तो उसे मेजर करने के लिए, यानी कि कंट्रोल इन्फ्लेशन में सप्लाई साइड को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? तो हम प्राइस लेवल को मेंटेन करते हैं थ्रू एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म और इफेक्टिव PDS के साथ। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? शिपिंग सर्विसेज, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, इनकम एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, टूरिस्ट एक्सपेंडिचर। अब इनमें से कौन सा आइटम है जो हमारी कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में इंक्लूड नहीं है? तो वो है ऑप्शन सी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रीजनल इकोनॉमिक अरेंजमेंट? इनमें से कौन सा रीजनल इकोनॉमिक अरेंजमेंट का मोस्ट इंटीग्रेटेड फॉर्म है? कस्टम्स यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, फ्री ट्रेड एरिया, multilateral trading area. So option C, economic union is the correct answer. Next question, a situation where a country exports a product at a price below its cost of production is known as full cost pricing, new protectionism, dumping, price skimming.
अब वो कौन सी सिचुएशन होती है कंट्री की जहाँ पर एक्सपोर्ट जो हम प्रोडक्ट करते हैं वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस के बिलो करते हैं, तो ये होती है डंपिंग प्राइस, जिसमें हम बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देते हैं। ऑप्शन सी डंपिंग इज द करेक्ट आंसर। कोका कोला इज गुड एग्जाम्पल ऑफ एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, कॉन्ग्लोमरेट, फ्री स्टैंडिंग, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड। कोका कोला इज गुड एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्ग्लोमरेट एमएनसी, ये एक कॉन्ग्लोमरेट एमएनसी का एग्जाम्पल है कोका कोला, सो ऑप्शन ए कॉन्ग्लोमरेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी अ बेनिफिट दैट होस्ट कंट्रीज विल अटेन फ्रॉम एमएनसीज। इनमें से कौन सा एमएनसीज से मिलने वाला बेनिफिट जो मोस्ट लाइकली नहीं है, यानी कि जो होस्ट कंट्रीज ऑब्टेन करती हैं उनको खास बेनिफिट नहीं देता है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, द एबिलिटी टू इम्पोज हाई टैक्स रेट्स ऑन देम, जॉब क्रिएशन। तो इनमें से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है ये कुछ नॉट लाइकली बेनिफिट है, यानी कि होस्ट कंट्रीज़ इस जो एमएनसीज जहाँ पर है वो उससे ये बेनिफिट ऑब्टेन नहीं कर सकती है ठीक से। ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ डिसएडवांटेज टू द होस्ट कंट्री ऑफ एमएनसी इन्वेस्टमेंट। इनमें से कौन सा होस्ट कंट्री जो कि एमएनसी में इन्वेस्ट कर रही है उनके लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है? ड्राइव्स आउट डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स, सेंड्स प्रॉफिट अब्रॉड, थ्रेटन्स टू लीव इफ नॉट हेल्प्ड, इम्पोर्ट्स कंपोनेंट्स। तो इसमें से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एमएनसी में इन्वेस्ट करने का ये होता है कि हमारे जो डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ड्राइव आउट हो जाते हैं। सो ऑप्शन ए ड्राइव्स आउट डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स इज द करेक्ट आंसर। Next question, national income estimates in India is prepared by Planning Commission, RBI, Finance Ministry, CSO। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स जो है हमारी इंडिया में वो प्रिपेयर्ड किए जाते हैं CSO के थ्रू। CSO इज ए सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारी नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है। सो ऑप्शन डी CSO इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स coexistence of small and large industries, promoting both agriculture and industries in the economy, coexistence rich and poor, coexistence of public and private sectors। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी में जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनको हम कोएग्जिस्ट कर देते हैं। सो ऑप्शन डी कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक मनी इन इंडिया raises domestic prices, encourages lavish consumption, causes loss of revenue to the exchequer, effects all of the above। ब्लैक मनी इंडिया में जो है वो हमारी डोमेस्टिक प्राइजेस को इंक्रीज कर देती हैं, साथ ही साथ हमारी लेविश कंजम्पशन को भी एनकरेज करती हैं, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी चेंज कर देती हैं। साथ ही साथ ये जो रेवेन्यू लॉस होता है वो रेवेन्यू लॉस का एक मेन कॉज बन जाती है ड्यू टू एक्सचेकर। और ये सारी चीज़ों की वजह से ऑप्शन डी इफेक्ट्स ऑफ ऑल ऑफ द अबाउ ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। तो ब्लैक मनी जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है ब्लैक मनी की वजह से। ऑप्शन डी इफेक्ट्स ऑल ऑफ द अबाउ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स इज एन आइटम ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, रेसिड्यूअरी लिस्ट। इनकम टैक्स जो है वो आइटम है हमारी यूनियन लिस्ट का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यूनियन लिस्ट। Next question, inflation in theory occurs when prices of essential commodities outstrip income, when money supply grows at a higher rate than GDP in real terms, when exchange rate of domestic currency falls in foreign exchange markets, when fiscal deficit exceeds balance of payments deficit। हमारी थ्योरी में इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? अब इन्फ्लेशन जब भी हमारा मनी सप्लाई ग्रो करता है हमारी मार्केट में और वो हायर रेट पे हो जाता है हमारी जीडीपी से ज़्यादा रियल टर्म में, तब इन्फ्लेशन आती है। यानी कि जीडीपी से ज़्यादा अगर मनी सप्लाई हो और जीडीपी से ज़्यादा अगर उसका रेट हो जाए तो वो इन्फ्लेशन को, उस टर्म को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Next question, the objective of case study is remedial, diagnostic, educational,
ऑल ऑफ द अबव। हम केस स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एजुकेशनल होता है, उसमें से हम एजुकेशन लेते हैं, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ स्टॉक मार्केट्स इन इंडिया। हमारी इंडिया में स्टॉक मार्केट की वर्किंग को कौन रेगुलेट करता है? जैसे कि हमें सबको पता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करती है हमारी स्टॉक मार्केट्स को इंडिया में, सो ऑप्शन सी सेबी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से जो ऑड है उसे बाहर निकालना है। IOCL, HPCL, ONGC लिमिटेड, ईसार ऑयल। तो इनमें से ईसार ऑयल जो है वो ईसार ऑयल ऑड है, ये बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन वॉच डॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, UNCTAD। अब इंटरनेशनल ट्रेड का जो एक मेन वॉच डॉग है वो कौन है? तो जो WTO होती है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड का वॉच डॉग होता है, सो ऑप्शन सी WTO इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ NDC। NDC का चेयरमैन कौन होता है? फिनांस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग। NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और जिसे हम राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से जानते हैं, उसका जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, सो ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G15, एशियन, UNO, ILO। इंडिया एशियन का मेंबर नहीं है, ASEAN एशियन का मेंबर इंडिया नहीं है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, stagflation means inflation with recession, recession and stagnation, inflation galloping like a stag, inflation and increasing output। जब भी इन्फ्लेशन विथ रिसेशन आता है तो उसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, सो ऑप्शन ए इन्फ्लेशन विथ रिसेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल प्लेइंग फील्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स MNCs to be stopped from investing in India, license to MNCs be given only in environment friendly technologies, MNCs to be treated at par with the domestic industry to be given preference over MNCs। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो आर्ग्यूमेंट है हमारी इंडस्ट्रीज़ में वो क्या रिक्वायर करता है? तो हमारे जो MNCs हैं वो एट पार ट्रीट किए जाए हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ, यानी कि जो लेवल है MNC का और डोमेस्टिक इंडस्ट्री का वो सेम रहे, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली इफेक्ट्स ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन एन इम्पोर्टेड गुड्स। इम्पोर्टेड गुड्स पर जो कुछ भी हम टैरिफ इम्पोज करते हैं तो उनके जो लाइकली इफेक्ट कौन से हैं? इनमें से कौन से एक या दो इफेक्ट है जो हमारी इम्पोर्टेड गुड्स की इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ के इफेक्ट हो सकते हैं? तो द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड गुड विल फॉल, ओवरसीज प्रोडक्शन ऑफ द गुड मे बी स्टिमुलेटेड, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट विल राइज, द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स विल राइज, गेन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बाय द गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन से एक दो पॉइंट है जिसकी वजह से हमारे जो इम्पोजिशन होता है टैरिफ का हमारी इम्पोर्टेड गुड्स पर उसके ऊपर इफेक्ट होता है? तो वो है डोमेस्टिक प्राइस जो होती है हमारी इम्पोर्टेड गुड्स की, वो जब भी राइज कर देती है, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट को इनका टैक्स गेन होता है, रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू का गेन होता है, ये दो चीज़ें जो है वो हमारी टैरिफ इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ को इफेक्ट कर देती हैं, सो ऑप्शन सी D and E इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड टू जस्टिफाई प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म को जस्टिफाई करने वाली इनमें से कौन से एक या दो आर्ग्यूमेंट्स हैं? टू प्रोटेक्ट हाई कॉस्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, टू प्रोटेक्ट स्ट्रैटेजिकली important इंडस्ट्रीज, टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्रीज विच आर स्टिल immature, टू मैक्सिमाइज गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। इनमें से स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री जो है उन्हें प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ इंडस्ट्री जो अभी इमैच्योर है उन्हें भी प्रोटेक्ट करना, ये दो चीज़ें जो है वो प्रोटेक्शनिज्म को जस्टिफाई करती है, सो ऑप्शन बी ऑप्शन डी B and C is the correct answer here. Next question, a protectionist measure whereby members of a regional trading bloc
agree to impose an identical rate of protection on all goods imported from non-member countries is known as common quota arrangements, non-tariff agreement, technological standards control, VER agreement. अब ये नॉन टैरिफ एग्रीमेंट जो है उसमें जो प्रोटेक्शनिस्ट हैं वो मेजर करते हैं उनके मेंबर्स को, जहाँ पर कि रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक जो है वो एग्री कर देता है हमारे जो गुड्स है उन गुड्स पर आइडेंटिकल रेट ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो इम्पोज किया जाए, और जो इम्पोर्टेड गुड्स है उनके ऊपर ये इम्पोज किया जाए जो कि नॉन मेंबर कंट्रीज से आते हैं. सो नॉन टैरिफ एग्रीमेंट इसे कहा जाता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Next question, a situation where any advantage given by one member of the WTO to another member must be extended to all WTO members. इस situation को क्या कहते हैं? The excessive invoicing principle, the intra-regional principle, the trade diversion principle, the most favored nation principle. तो वो सिचुएशन जहाँ पर किसी WTO के किसी एक मेंबर ने दूसरे मेंबर को उसके एडवांटेज को एक्सटेंड कर दिया हो और ऑल WTO मेंबर्स को दे दिया हो, तो ये जो सिचुएशन होती है वो होती है मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, MNCs आर इन अ गुड पोजिशन टू वैरी देयर स्ट्रेटजीज इन डिफरेंट फेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. फॉर इंस्टेंस, इन द डैश फेजेस दे विल यूजुअली डैश decline, maintain high prices, launch, move production to low cost countries, grow and maturity, move production to low cost countries, growth, maintain high prices. MNCs जब भी गुड पोजीशन में होती है और उनकी जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं डिफरेंट फेजेस के लिए उनकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, उनमें वो वैरी कर देती है स्ट्रैटेजीज. तो ये कब होती है? जैसे कि अगर ग्रोथ एंड मैच्योरिटी की फेज हो तो वहाँ पर वो यूजुअली मूव कर देते हैं उनके प्रोडक्शन जो कि लो कॉस्ट कंट्रीज में चले जाते हैं. सो ऑप्शन सी, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी एंड मूव प्रोडक्शन टू लो कॉस्ट कंट्रीज इज द करेक्ट आंसर हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन MNCs reduce their tax bill in different host countries, this is usually done by a technique called technology transfer, transfer pricing, import substitution, प्रोडक्ट स्विचिंग. जब भी MNC उनके जो टैक्स बिल है डिफरेंट होस्ट कंट्रीज़ के उनको रिड्यूस कर देती है और उन्हें एक टेक्निक कहा जाता है, तो वो होता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग. ऑप्शन बी, ट्रांसफ़र प्राइसिंग इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, बैंकिंग सेक्टर विल फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? एग्रीकल्चरल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर. बैंक से हमें सर्विसेज मिलती है, सो बैंक इज ए सर्विस सेक्टर. सो ऑप्शन बी, सर्विस सेक्टर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लान हॉलीडे रेफर्स टू द पीरियड 1965 to 68, 1966 to 69, 1967 to 70, 1978 to 80. द प्लान हॉलीडे जो है वो है 1966 to 69 का पीरियड. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च्ड इन 1991 कंसिस्ट ऑफ स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, इंपोर्ट कंट्रोल पॉलिसी, डेफिसिट फिनेंसिंग, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी. हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि लॉन्च की गई थी 1991 में, उसमें स्टेबलाइजेशन पॉलिसी भी का इन्वॉल्वमेंट है और साथ ही साथ उसमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी का भी इन्वॉल्वमेंट है. सो 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन डी, 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन MNC मल्टीनेशनल कंपनी और कॉरपोरेशन कैन बी डिफाइंड एज अ फर्म विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी गवर्नमेंट, is one of the largest 200 firms in the world, operates directly or owns subsidiaries in more than one country, all of the above. MNC जो है उसे किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? तो MNC जो है वो ऑपरेट करती है डायरेक्टली और ओन करती है अपनी सब्सिडियरी कंपनीज को एक से ज़्यादा कंट्रीज में. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Next question, which two of the following are regarded as the main aims of WTO यानी कि World Trade Organization? To eliminate discrimination in world trade, to provide financial assistance to countries with debt, to reduce tariff barriers, to make infant industry protection illegal,
टू हेल्प गिव प्रिफरेंसेस टू स्मॉलर इकोनॉमीज। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस चीज़ को एम करती है? तो इनमें से डिस्क्रिमिनेशन जो होते हैं वर्ल्ड ट्रेड में, उन डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने का काम WTO करता है। साथ ही साथ फिनेंशियल असिस्टेंट देती है कंट्रीज को विथ डेप्ट, ये भी प्रोवाइड करने का काम WTO करता है। सो A एंड C को एम करती है हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in a flexible exchange rate system, an increase in the domestic interest rate would tend to improve the current account and worsen the capital account, improve the capital account and worsen the current account, improve both the current and the capital account, worsen both the accounts। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो होती है उसमें इंक्रीज अगर हो जाए हमारी डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट में तो उसका असर हो जाता है इम्प्रूवमेंट पर बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स के। तो हमारे जो करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स हैं वो इम्प्रूव कर देते हैं। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में किस तरह की गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बोथ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नन ऑफ दीज। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। Next, the President of India is elected by Parliament, that is both the Lok Sabha and Rajya Sabha, by an electoral college comprising of the elected members of the Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislatures, together by central and state governments, by the people directly। प्रेसिडेंट जो होता है इंडिया का वो इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें कि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं हमारी लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेचर के। तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो चुनाव करते हैं हमारी पंत प्रधान का, प्रेसिडेंट का। सो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, VAT इज इम्पोज्ड ऑन directly on consumer, on final stage of production, on first stage of production, on all stages of production up to the final sale। वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाता है ऑल स्टेजेस, प्रोडक्शन के सभी स्टेजेस पर जब तक वो फाइनल सेल के लिए नहीं आता। सो ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस कंप्राइजेस ऑल डैश seeking activities and enterprises that provides goods and services necessary to an economic system। Profit, loss, production, none of these। बिजनेस कंप्राइजेस ऑल प्रॉफिट्स, बिजनेस वो सारे प्रॉफिट को कंप्राइज करता है जिससे कि हमारी जो एक्टिविटीज़ होते हैं और हमारी एंटरप्राइज जो कि प्रोवाइड करती है हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि नेसेसरी होती है हमारी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, तो हमारे बिजनेस में वो प्रॉफिट जो है उसे कंप्राइज करता है। सो ऑप्शन A प्रॉफिट इज द करेक्ट आंसर। Next question, dash are the directives to the various government and non-government agencies and are fundamental in the governance of the country। State policies, fundamental rights, directives, principles, fundamental rules। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं हमारी वेरियस गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को, और साथ ही साथ हमारी कंट्री की जो गवर्नेंस है उनके बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं इसमें। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी एंड बिजनेस इज इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, कल्चरल ऑब्जेक्टिव, टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव, नॉन ऑब्जेक्टिव। हमारी सोसाइटी और बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमें मनी भी बनानी होती है और साथ ही साथ हमारी सोसाइटी का वेलफेयर भी करना होता है। सो ऑप्शन A इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव इज द करेक्ट आंसर। डेवलपमेंट बैंक्स आर अदरवाइज कॉल्ड एज LIC, UTI, DFI, बार्टर। डेवलपमेंट बैंक्स को ही DFI के नाम से भी जाना जाता है। DFI का मतलब होता है डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या डेवलपमेंट फिनांस इंस्टीट्यूशन। तो डेवलपमेंट बैंक्स को ही डेवलपमेंट फिनांस इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। सेल्फ फुलफिलमेंट एंड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन डैश कल्चरल वैल्यूज, डिक्रीजेस, राइजेस, डिमिनिशेस, स्लो डाउन। सेल्फ फुलफिलमेंट और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जो है वो हमारी कल्चरल वैल्यूज को राइज कर देता है। ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश चेंज इज अ पोटेंट फॉर्म
फॉर द रिकॉन्फिगरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बाउंड्रीज। इंडस्ट्रियल बाउंड्रीज की रिकॉन्फिगरेशन के लिए इनमें से कौन सा चेंज है जो कि एक पोटेंट फॉर्म होता है? तो टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, एनवायरमेंटल। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो एक पोटेंट फॉर्म है हमारी इंडस्ट्रियल बाउंड्रीज के कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्टेट कैन हैव एन इलेक्टेड और हेरिडिटरी हेड। इनमें से कौन सा स्टेट होता है जहाँ पर इलेक्टेड और हेरिडिटरी हेड होता है? तो जैसे कि हम जानते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वहाँ पर इलेक्टेड और हेरिडिटरी हेड होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, business environments is encompassed as the climate or set of conditions, economic, social or institutional, in which business dash are conducted. Operations, customs, rituals, meetings. तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एक एनकम्पास करता है हमारी क्लाइमेट को या फिर हमारी सेट ऑफ कंडीशंस को, जिसमें इकोनॉमिक, सोशल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आते हैं और जिसमें हमारे बिजनेस ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं। सो ऑप्शन ए, ऑपरेशंस, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडेज बिजनेस इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन, लॉस, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट। Today's business is not characterized by diversification. Option A is the correct answer. Next question, competition is beneficial to the competing firms besides benefiting the dash. कंपटीशन बेनिफिशियल होती है हमारे कॉम्पिटिंग फर्म्स के लिए बिसाइड्स बेनिफिटिंग प्रोड्यूसर्स, इंटरमीडियरीज, फिनांसेस, कंज्यूमर्स। तो बिसाइड्स बेनिफिटिंग द कंज्यूमर्स, ऑप्शन डी, कंज्यूमर्स जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारी जो फर्स्ट सीरीज़ है बिजनेस एनवायरनमेंट के एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। साथ ही इसके साथ ही हम कई सारी सीरीज़ लेकर आएंगे। तब तक के लिए इन सारी सीरीज़ को आप पढ़िए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे सेकेंड सीरीज़ में बिजनेस एनवायरनमेंट की एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।